हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और मैं नरोत्तम सिंह, आपका एनएस सर, फिर से हाजिर हूँ नए कंसेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जिन मेरे स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और चैप्टर का नाम है EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। बोले तो हिंदी में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है, कंफ्यूजन बहुत रहता है बच्चों को। आज हम केवल रिवीजन पॉइंट्स पर बात करेंगे, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि चैप्टर इसी वीडियो में मुझे फिनिश भी करना है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आप जैसे और भी छोटे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे जुड़ सकें और ये जो महा रिवीजन चल रहा है, इस महा रिवीजन का फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताने वाले हैं कि इस चैप्टर से क्या क्या और किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो बेटा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देता हूं, इस चैप्टर से जो रहेगा वो रहेगा 1 नंबर का 1 लाइन टाइप क्वेश्चन। 1 लाइन टाइप मीन्स जिसका आंसर हमें एक ही लाइन में देना होगा। तो वो जो क्वेश्चन रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, BSAT टाइप होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। और उसके लिए जो अंक का निर्धारण है वो है 1 अंक का। ठीक है, तो 1 अंक का तो इधर से एक BSAT टाइप क्वेश्चन रहेगा और 2 क्वेश्चन 1.5 नंबर के 1.5 मार्क्स एंड 1.5 मार्क्स के रहेंगे। 2 डेरिवेशन आने वाले हैं इस चैप्टर से। तो करना क्या है, चैप्टर का पूरे के जितने भी डेरिवेशन हैं, कंप्लीट चैप्टर के जो भी डेरिवेशन हैं सारे कर लीजिएगा। इसके अलावा हो सकता है वो आपसे एक तो डेरिवेशन दे दे और ये भी हो सकता है कि वो आपको एक न्यूमेरिकल दे दे। ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है या फिर दोनों डेरिवेशन रह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो करना क्या है, इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल लगा लेने हैं, इस चैप्टर के जितने भी डेरिवेशंस हैं वो सारे कर लेने हैं। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो बात करूंगा मैं वो बात करूंगा फैराडे लॉ की। ठीक है, पहले पूछा जा चुका है फैराडे का नियम। ठीक है, तो फैराडे का नियम क्या है, फैराडे के 2 नियम हैं। फैराडे के 2 नियम हैं। प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, तो प्रथम नियम किससे रिलेटेड है, प्रथम नियम रिलेटेड है, संबंधित है कि यदि किसी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यदि कोई कुंडली है उससे संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल, क्या चीज़, विद्युत वाहक बल मतलब एक तरीके का वोल्टेज ही है। विद्युत वाहक बल तथा धारा उत्पन्न होते हैं। विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा उसको कहते हैं हम प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जो धारा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं प्रेरित धारा। तो प्रथम नियम है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में ये कुंडली है और इस कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में, मतलब जब किसी चुंबक को, छड़ चुंबक को इसके पास लाएंगे या इसके दूर लेकर जाएंगे तो ये जो कुंडली है इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और उसके कारण, परिवर्तन के कारण इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसके दोनों सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा इसमें धारा उत्पन्न होगी। जो
विद्युत वाहक बल है उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलोगे, और जो धारा उत्पन्न होगी उसको प्रेरित धारा बोलोगे। ठीक है। द्वितीय नियम क्या है भाई? फैराडे का द्वितीय नियम है कि यदि किसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समान होती है। तो E d∅dt लिख सकते हैं। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यहाँ माइनस और आ जाएगा क्योंकि लेंज लॉ से ये जो फ्लक्स में ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो अपने उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये उस विरोधाभास को प्रदर्शित करता है माइनस का साइन। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं E d∅dt। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है, यदि फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या इज इक्वल टू कितनी है? जो कुंडली है उसमें कुल फेरे कितने हैं? कैपिटल N फेरे हैं, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा माइनस का n d∅b/dt, ये लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका फैराडे का नियम। दो नियम हैं जो आपको याद रखने हैं। प्रथम नियम जो कि केवल इतना कहता है कि यदि फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होंगे। ठीक है, और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान बराबर होगा d∅dt के, और यदि फेरों की संख्या कैपिटल N है तो n d∅dt के इक्वल होगा। करना क्या है? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके पश्चात बात करने वाले हैं लेंज के नियम की। लेंज का नियम क्या कहता है कि उस कुंडली में जिसमें फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने उस कारण का विरोध करता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब वो फ्लक्स में परिवर्तन का जो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो विद्युत वाहक बल की दिशा इस तरीके से होगी कि वो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगा। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहा है? उस विरोध को प्रदर्शित कर रहा है, विरोधाभास, या फिर विद्युत वाहक बल की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है, विपरीत दिशा। ठीक है, उसको प्रदर्शित करता है। अगर हम यहाँ कुंडली में फेरों की संख्या n लें तो E होगा n d∅dt। यदि कुंडली का कुल प्रतिरोध, ये तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया, ये क्या है? ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, इसके बाद यदि कुंडली का प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R है। R क्या है? उस कुंडली का प्रतिरोध है, तब उसमें प्रेरित धारा का मान कितना होगा? तो प्रेरित धारा I बराबर, हम लिखते हैं ना ओम के नियम से, B/R। ऐसे ही यहाँ B की जगह E है तो B की जगह क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं। E की वैल्यू पुट कर दीजिए, -n d∅dt, और R से डिवाइड होगा तो n/R। ये प्रेरित धारा की दिशा आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो विद्युत वाहक बल आ गया प्रेरित, और ये आ गई प्रेरित धारा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लेंज के नियम के बाद बात करते हैं लेंज नियम और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत।
मतलब लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पालना कैसे करता है। तो उसके लिए देखो एक कुंडली बना देता हूँ और एक चुंबक कैसे करता है भाई, कि जैसे हम यहाँ से इस छड़ चुंबक को इसके पास लेकर आ रहे हैं, अगर हम छड़ चुंबक को इस कुंडली के पास में लेकर आते हैं इस तरीके से, तो होगा क्या, इसमें धारा प्रेरित होती है, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, और प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह अपने उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो जब हम इस छड़ चुंबक को इसके पास में लेकर जाते हैं तो यांत्रिक कार्य करने के कारण क्या होता है, यांत्रिक कार्य के कारण क्या होता है, ऊर्जा क्षय होता है। क्या होता है, यांत्रिक कार्य के कारण ऊर्जा क्षय होता है, मतलब ऊर्जा खपत हो जाती है, यहाँ ऊर्जा में कमी आ जाती है। तो ये जो ऊर्जा में कमी है वो कहाँ जाती है भाई, वो जाती है यहाँ विद्युत ऊर्जा के रूप में। जितनी यांत्रिक ऊर्जा खर्च होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार जितनी ऊर्जा में क्षति होगी यहाँ उतनी ही हमें विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी, उस क्षति के कारण उतनी ही विद्युत ऊर्जा मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा निकाय होता है, इस निकाय की कुल ऊर्जा सदैव क्या रहती है, संरक्षित रहती है। क्यों, क्योंकि जितनी ऊर्जा यहाँ खर्च होती है उतनी ही विद्युत ऊर्जा वहाँ बन जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो लेंज का नियम है, वो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पालना करता है। ये सारा सब कुछ हम थ्योरेटिकल लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति या फिर गतिक विद्युत वाहक बल। जब चालक गति करेगा ना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसकी गति के कारण जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसको हम गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये एक लूप मान लेता हूँ मैं उसको निकालने के लिए। ये डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखना इस बार के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, करना मत भूलिएगा इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए, ज़रूर पूछा जा सकता है 1.5 नंबर में। ठीक है, 1.5 मार्क्स में ये डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है, इसको करना मत भूलिएगा, ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये मैं क्रॉस से एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा हूँ। क्रॉस मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, क्रॉस मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। एक चालक मानूंगा PQ और ये एक आयताकार लूप है। इसमें एक चालक है PQ और वो गति कर रहा है। ठीक है, एक PQ चालक है, इसको ऐसे मान लेता हूँ मैं PQ, और ये R और ये S, और ये B वेग से इधर ऐसे गति कर रहा है। ठीक है, इस चालक की लंबाई है कितनी, स्मॉल l, और यहाँ इस फ्रेम की जो चौड़ाई है वो है x। लंबाई इसकी l है और इसकी जो चौड़ाई है वो है x। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई कि जो फ्लक्स है, जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होता है, 3 तरीक़ों से होता है। फ्लक्स को लिखते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स को BA cos थीटा से लिखा जाता है। तो इसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा
तब फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्षेत्रफल में जब परिवर्तन होगा तब फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसके अलावा ओरिएंटेशन, जब कोणीय स्थिति में परिवर्तन होता है, तब जब कोणीय स्थिति में परिवर्तन होगा तब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा और विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो जब ये ऐसे गति करेगा ना, तो इसके अंदर जो धनावेश है उसकी गति की दिशा ऊपर की तरफ होगी। यहाँ धनावेश एकत्रित हो जाएगा, यहाँ ऋणावेश एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, धारा की दिशा होगी धन से और ऋण की तरफ। तो इसमें जो धारा की दिशा है वो धन से ऐसे ऋण की तरफ प्रवाहित होगी धारा, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ गति करेगा तो L चालक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर बल कितना लगेगा, देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया अंदर की तरफ, गति की दिशा ये हो गई B से B की तरफ। किधर लगेगा फोर्स धनावेश पर, ऊपर की तरफ। इस B से W वाले से AB वाले की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे तो अंगूठा कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब जो धनावेश है उस पर बल ऊपर की तरफ लगेगा, धनावेश की गति की दिशा ऊपर की तरफ होगी। सॉरी, जिधर धनावेश की गति की दिशा होगी उधर ही प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, उसी दिशा में। तो धारा की दिशा भी ऐसे होगी बेटा, ना कि ऐसे। ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। जो इसमें धारा प्रेरित होगी उसकी दिशा कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। धनावेश जिधर गति करेगा उसी दिशा में। इसकी पूरे लूप की अगर बात करें तो उसका प्रतिरोध कितना है, R है। पूरे लूप का प्रतिरोध R है, जो PQ के प्रतिरोध के समान होगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें निकालने वाला हूँ प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए क्या करना है कि यहाँ जो धनावेश है उस पर बल कितना लगेगा, धनावेश पर बल कितना लगेगा। तो इसमें क्या है, मैं सबसे पहले जो धनावेश है उस पर बल निकालता हूँ। क्या लगेगा, धनावेश पर बल F = QVV sin थीटा। किससे लगेगा, QVV sin थीटा। धनावेश पर इतना बल लगेगा और धनावेश यहाँ से यहाँ गति कर जाएगा। यहाँ इस चालक में मतलब L लंबाई में सारा धनावेश है तो वो यहाँ L लंबाई तक क्या करेगा, गति करेगा। चलिए, थीटा की वैल्यू 90 है तो कितना हो जाएगा, QVV, ये बल हो जाएगा। अब इस बल के कारण जो कार्य होगा, कार्य निकालेंगे। इस बल के कारण किया गया कार्य W, बल गुणा विस्थापन से लिखते हैं। तो बल तो हो गया QVV और विस्थापन कितना हो गया, L। तो W = आ जाएगा QVVL। ये आ गया कार्य, और ये कार्य हो रहा है कौन से बल से, इस बल से हो रहा है। तो ये बल निकल गया। अब हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, मतलब गतिक विद्युत वाहक बल, जो वोल्टता के बराबर होगा। इसकी गति के कारण इसके कार्य, इस पर कार्य होगा। गतिक विद्युत वाहक बल E = कार्य बटे आवेश से निकालते हैं ना। B फॉर्मूला चलता है W/Q। तो W की वैल्यू तो हो गई QVVL और अपॉन में Q से Q कट जाएगा, क्या बचेगा, VVL, ये बचेगा। अतः प्रेरित धारा, इस गतिक विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा, लूप का जो प्रतिरोध है वो R है, लूप का प्रतिरोध R है और प्रेरित विद्युत वाहक बल E है। तो B/R से I निकल सकता है, VLV/R, ये प्रेरित धारा निकल कर आ जाएगी। ये डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए। क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी।
इम्पोर्टेंट है ये डेरिवेशन भी, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए करना मत भूलिएगा। देखिए एक रॉड है, कैपिटल एल उसकी लेंथ मान ली है हमने, लंबाई मान ली है, और ये ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। कैपिटल एल इसकी लंबाई है। इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने के लिए मैं कौन सा मेथड काम में ले रहा हूँ कि मैं इस छड़ की इस डीएल लंबाई पर एक डीएल लंबाई का अल्पांश मान लेता हूँ छड़ में, कि ये छड़ ऐसी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी है। तो मैंने एक डीएल अल्पांश मान लिया, उसकी इसके ओ पॉइंट से जो दूरी है वो मैंने मान ली स्मॉल एल। ठीक है, मैं सबसे पहले, और कंप्लीट जो लंबाई है इसकी वो कैपिटल एल है। छड़ की लंबाई कंप्लीट कितनी है, कैपिटल एल है। मैं क्या करूँगा, पहले डीएल लंबाई पर अल्प विद्युत वाहक बल निकालूंगा, अल्प प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालूंगा इस डीएल लंबाई पर, अल्पांश पर। फिर उसके बाद 0 से और कैपिटल एल तक लंबाई तक के लिए मैं कंप्लीट क्या करूँगा, जोड़ दूंगा, इंटीग्रेशन काम में लूँगा। तो मुझे इस छड़ पर के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल निकल के आ जाएगा कंप्लीट। तो देखिए मैं पहले डीएल लंबाई पे निकालता हूँ, तो उसके लिए अल्प प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, अल्प प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल वो लिखूंगा मैं डीई से। ठीक है, वीवीएल कौन सा फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ मैं, वीवीएल ये वाला काम में ले रहा हूँ। तो ये लिख दूंगा मैं वी, और लंबाई कितनी है, डीएल है, अल्पांश की लंबाई कितनी है, डीएल है, इसलिए यहाँ डीएल लिखूंगा। अब मुझे निकालना है अतः संपूर्ण बी की जगह यहाँ मैं लिख सकता हूँ वही, एक संबंध भी तो चलता है, बी इज इक्वल टू ओमेगा आर। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध चलता है ना, चूंकि बी इज इक्वल टू ओमेगा आर, आर त्रिज्या होती है, यहाँ त्रिज्या कितनी होगी इस अल्पांश के लिए, त्रिज्या होगी कितनी, एल, स्मॉल एल। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, बी इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये त्रिज्या काम करेगी इसके लिए। तो बी की जगह ओमेगा एल और लिख देता हूँ, चलो। डीई अल्प विद्युत वाहक बल आएगा, बी इसकी जगह लिखा ओमेगा एल और डी एल। ठीक है, बी की जगह क्या लिख दिया, ओमेगा एल। अब मुझे क्या निकालना है, अतः छड़ पर प्रेरित, छड़ के सिरों पर प्रेरित कुल विद्युत वाहक बल, प्रेरित कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, मैं छोटे छोटे विद्युत वाहक बलों को जोड़ दूंगा, इसलिए समाकलन काम में ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ डीई की वैल्यू पुट करेंगे, बी ओमेगा एल डी एल, कहाँ से कहाँ तक है वो अल्पांश, 0 से और पूरी लंबाई कैपिटल एल तक। तो मैं लिखूंगा 0 से एल, लिमिट रख दूंगा, क्या आने वाला है भाई, ई इज इक्वल टू बी ओमेगा बाहर आ जाएगा, कॉमन क्या बाहर निकाल लेंगे, नियतांक है, और एल का इंटीग्रेट करेंगे, एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो बी ओमेगा ये इंटीग्रेट होके आएगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, लिमिट 0 टू एल, जब लिमिट पुट कर दोगे तो कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा 1/2 बी ओमेगा कैपिटल एल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा इस छड़ के सिरों पर, जब ये छड़ ओमेगा कोणीय वेग से क्या करेगी, घूर्णन करेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ डेरिवेशन समझ में आया होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। और बेटा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का बेनिफिट ले सकें। ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे टॉपिक पर बात करते हैं। जो है अपना वीडियो क्या
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई आयताकार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए माय बेटेओ, माय डियर स्टूडेंट्स हो, ये कोई कुंडली है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है ऐसे, ठीक है। तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा इसके सिरों पर और उसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। ये एन क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा बदलेगा, यहाँ क्या बदलेगा? थीटा। कौन बदलेगा यहाँ पर? मान लीजिए ये है ए बी सी डी, कोई आयताकार लूप है और वो हमने मान ली ए बी सी डी से रखी। कैसे है? ये ऐसे है, बिल्कुल इस तरीके से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में और रोटेशन कर रही है ऐसे। तो इसका कौन बदल रहा है? ठीक है, इसका क्या बदल रहा है? कौन। तो इसमें धारा प्रेरित होगी, जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा क्या होगी? देखिए ये ऐसे रखी है, ये वाला हिस्सा इसका ऊपर जा रहा है, ये वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है, तो इस तरीके से इसकी गति की दिशा ऐसे है, ठीक है। एल की गति की दिशा कहाँ है? ऊपर है। आई एल बी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू लिखते हैं आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। तो एल क्रॉस बी, बी की डायरेक्शन ऐसे है और एल की डायरेक्शन ऐसे है। एल से बी की तरफ कर्ल कीजिए फिंगर्स को ऐसे, एल से बी की तरफ। कहाँ आया? अंदर की तरफ। तो यहाँ जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? वो अंदर की तरफ होगी। ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे प्रेरित धारा की दिशा होगी। इधर से एंटर करेगी, उधर से निकलेगी, ठीक है। हम बल को क्या लिखते हैं? चुंबकीय बल F इज इक्वल टू किस पर लग रहा है ये? आई एल बी साइन थीटा से लिखा जाएगा। आई एल बी साइन थीटा ये लिखते हैं, चूँकि थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा इसका कोणीय वेग है और टी समय में जितना कोणीय विस्थापन आएगा वो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखा जाएगा। तो यहाँ से बल कितना आ गया? F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ओमेगा टी, ये निकल के आएगा। बल की दिशा क्या निकल कर आएगी? इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो कितना निकलेगा? आई एल बी साइन थीटा। तो ये हम बल का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, कि ये जो है वो घूम रही है ऐसे, रोटेशन, इसमें क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है ऐसे। एफ की वैल्यू आई एल, इससे नहीं निकालते हैं इसको, बल तो इतना लग जाएगा। फ्लक्स, सॉरी बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। इसमें पहले फ्लक्स निकालेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स फाइव बी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स लिखा जाएगा बी ए कॉस थीटा से, जहाँ थीटा क्या है? थीटा बी और ए के बीच में एंगल है। ए इसका एरिया वेक्टर है इस आयताकार कुंडली का। तो फाइव बी क्या निकल कर आएगा? थीटा की जगह ओमेगा टी लिखना है, बी ए कॉज ओमेगा टी। यदि फेरों की संख्या कुंडली में, चूँकि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखेंगे, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, चलो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा इस कुंडली में? प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव वी बाई डी टी से लिखा जाएगा, ठीक है। लेंज लॉ काम में ले रहे हैं, फेराडे लॉ से लिख देते हैं।
इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, एन की जगह एन, डी अपॉन डी टी। फाई बी की वैल्यू कितनी है? फाई बी की वैल्यू है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉज ओमेगा टी, ये लिख देंगे। बी ए बाहर आ जाएगा यहाँ से, माइनस का एन बी ए, कॉज ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का कॉज ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा इस कुंडली में वो आएगा प्लस का एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर विद्युत जनित्र के बारे में पूछे, उसका सिद्धांत पूछे, तो आप ये ही डेरिवेशन करोगे, उसमें भी विद्युत जनित्र के लिए भी यही डेरिवेशन करोगे अगर वो प्रिंसिपल वगैरह पूछता है। वेरी मोस्ट है टॉपिक। आयताकार कुंडली के लिए भी ऐसे ही निकाल सकते हो, और अगर विद्युत जनित्र के बारे में पूछ ले आपसे तो प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र के बारे में भी आप ऐसे ही यही डेरिवेशन कर दोगे, उसके सिद्धांत में बिल्कुल सेम रहेगा। तो करना क्या है? करना ये है कि स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया। अब देखिए यहाँ से हम एन बी ए ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? यहाँ एन बी ए ओमेगा को जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका अधिकतम मान लिख सकते हैं। ई नॉट क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है। तो ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, ये लिखा जा सकता है। और ये क्या है? ये है अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, अधिकतम मान है ये विद्युत वाहक बल का। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। तो अब क्या निकल के आ जाएगा विद्युत वाहक बल? ई नॉट की जगह ये रख दीजिए, एन बी ए ओमेगा की जगह ई नॉट लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आएगा भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर प्रेरित धारा पूछे वो, तो जो कुंडली है हमारे पास, प्रेरित धारा जो कुंडली है, उस कुंडली का प्रतिरोध जो है उसका भाग लग जाएगा, उसमें भाग दे दीजिएगा यहाँ से। ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ई की वैल्यू रख दी और आर से उसको भाग कर दिया, तो ई नॉट बाय आर आएगा। ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, ई नॉट बाय आर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये धारा का अधिकतम मान हो गया। आई नॉट क्या है? ये धारा का अधिकतम मान है। ई नॉट प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है। ठीक है, तो करना क्या है? इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये और बच गया ना, इसका और ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बेटा लोग जहाँ तक हो सके वीडियोज को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, दबा दबा के शेयर कीजिए। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ लगे वहाँ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर हमें सपोर्ट करना चाह रहे हो, आप अपने सर को सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो प्लीज़ वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आज ही और अभी इसी टाइम, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो बेनिफिट ले सकें। ध्यान रखना, आप ही अकेले एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, इसमें और भी स्टूडेंट्स हैं। हम शॉर्ट टाइम में आपको काफ़ी पूरा कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो अपना रहेगा वो चैप्टर नंबर 7 से रहेगा। इसको पहले इसके डेरिवेशन कराऊंगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 के एक एक चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो करना क्या है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और शेयर कर दीजिए इसको, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। इसके बाद चैप्टर का नया पार्ट है और ये है स्वप्रेरण पर आधारित है। स्वप्रेरण भी है इसमें और अन्योन्य प्रेरण भी है। मतलब ये प्रेरण है, आपने अभी तक पढ़ा तो पढ़ा आपने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या था कि जब किसी कुंडली पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो यह घटना तो उसके कारण उस कुंडली में विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा दोनों प्रेरित होते हैं, दोनों उत्पन्न होते हैं। फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ और उस कुंडली में जो विद्युत वाहक बल है और जो धारा है वो प्रेरित हो गए, वो मतलब उत्पन्न हो गए। तो ये घटना तो थी केवल प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब हम बात कर रहे हैं स्वप्रेरण की और एक और होगा अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण क्या है? देखिए, स्वप्रेरण है कि जैसे कोई कुंडली है और इस कुंडली में इस कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन हुआ मान लीजिए, तो उसके कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। ये घटना क्या होगी? ये स्वप्रेरण होगी। ठीक है, तो हम ये कह देते हैं कि भाई इसमें जो फ्लक्स जो होगा, इस कुंडली में जो फ्लक्स होगा जो वो डिपेंड करेगा किस पर? वो डिपेंड करेगा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर। धारा का मान जितना ज़्यादा होगा फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ से समानुपाती का निशान हटाऊँ तो एक नियतांक काम में लिया जाएगा L। ठीक है, L को बोलते हैं हम स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। और स्वप्रेरण गुणांक L का मान बराबर होता है 5B/I के। फ्लक्स और धारा का अनुपात। और ध्यान रखना बेटा, एक नंबर में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। स्वप्रेरण गुणांक के मात्रक वगैरह वो आपसे पूछ सकता है। इसका तो होगा, फ्लक्स का मात्रक तो होगा वेबर और I धारा का हो जाएगा एम्पियर। वेबर पर एम्पियर इसका मात्रक होगा और विमा भी हम यहाँ से ही लिख सकते हैं, फ्लक्स की विमा और धारा की विमा से। एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा स्वप्रेरण गुणांक L बराबर 5B/I। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो L बनेगा n5B/I। n5B/I ये बन जाएगा। ठीक है, अगर फेरों की संख्या कितनी है? n है तो n5B/I लिख सकते हैं। अब इस कुंडली के अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मतलब d5B/dt, फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है तो क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहाँ ऐसे लिख दें इसको, अगर इस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ L भी तो आएगा भाई, फ्लक्स 5B को LI भी तो लिख सकते हैं, माइनस D और इसको लिखा मैंने LI/dt। फ्लक्स की वैल्यू रख दी। देखिए क्या आएगा, वो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान माइनस का L DI/dt। ये धारा में परिवर्तन है DI/dt, तो यहाँ से L क्या बनेगा? ये बनेगा E/माइनस का DI/dt। ये आ जाएगी L की वैल्यू। E तो प्रेरित विद्युत वाहक बल है और DI/dt धारा में परिवर्तन है। यदि DI/dt की वैल्यू 1 है, इसको परिभाषित कर सकते हैं, यदि DI/dt की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकंड है, ठीक है, तब L = क्या होगा? -E। L की वैल्यू E के बराबर होगी।
मतलब स्वप्रेरण गुणांक का मान प्रेरित विद्युत वाहक बल के समान होगा। यदि किसी कुंडली में प्रति सेकंड प्रवाहित धारा का मान, मतलब किसी कुंडली में यदि धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर पर सेकंड हो, तब उस कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ही उसका स्वप्रेरण गुणांक होता है। तो L को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी, स्वप्रेरण की और स्वप्रेरण गुणांक की। हमने उसको परिभाषित कर लिया। 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और हाँ, 1 नंबर में स्वप्रेरण गुणांक से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। इसकी यूनिट, विमा वगैरह जो भी हैं वो सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। बेटा इनका एक मात्रक और होता है और वो मात्रक है हेनरी। ठीक है ना, दोनों का अन्योन्य प्रेरण हो चाहे वो स्वप्रेरण हो, दोनों का मात्रक एक ही होता है, हेनरी। तो मात्रक पूछे तो आप हेनरी लिख सकते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या है? अन्योन्य प्रेरण ये अलग घटना है। और ये कैसी घटना है कि जैसे मान लीजिए 2 कुंडलियां हैं अपने पास, इसमें धारा बह रही है कौन सी, I1, और इसमें धारा परिवर्तन के कारण इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है Φ2 में। इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम कुंडली 1 में, और कुंडली 2 में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो जो Φ2 है, Φ2 जो है वो I1 के क्या होगा, समानुपाती होगा। ऐसे लिख सकते हैं। जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है या फिर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है दूसरी कुंडली में, तो यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। स्वयं में तो मतलब खुद ही में, उसी में, सेल्फ में, उसी में उत्पन्न हो रहा था प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहाँ दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो उस दूसरी कुंडली में फ्लक्स लिखा हमने Φ2 से, और किस पे निर्भर कर रहा है, I1 पर। यहाँ से निशान हटाएंगे समानुपाती का, एक नियतांक काम में लेंगे M21। ये 2 का 1 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। M21 क्या है? M21 है कुंडली 2 का, कुंडली 1 के सापेक्ष, कुंडली 1 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरण गुणांक। कुंडली 1 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसको लिखा है मैंने कौन सा, M21। M21 क्या बन जाएगा, यहाँ से M21 बनेगा Φ2/I1। ठीक है, दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स है और पहली कुंडली में जो प्रवाहित धारा है उसका अनुपात अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाएगा। वही मात्रक इसका हेनरी होगा। और इसी तरीके से जब M12 लिखोगे तो ये पहली में उत्पन्न होगा दूसरी के कारण। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। M12 अगर फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकालें तो क्या लिखा जाएगा, dΦ2/dt इज इक्वल टू, ये लिखा जाएगा d/dt, Φ2 की वैल्यू M21I1। ठीक है, क्या होगा, यहाँ dΦ2/dt इज इक्वल टू M21 आ जाएगा बाहर, dI1/dt ये बनेगा। चूँकि E की वैल्यू बराबर होगी किसके, -n। अगर n फेरे हैं कुंडली में तो n लिख सकते हैं। कौन सी में है, दूसरी में, इसलिए n2 आएगा। और d/dt और Φ2 की वैल्यू कितनी है, dΦ2/dt ऐसे लिखा जाएगा ना, n dΦ2/dt, और dΦ2/dt की जगह ये लिख सकते हैं, या E इज इक्वल टू, या इसको ऐसे लिख दो, चलो, एक ही कुंडली के लिए फेरों की संख्या एक ही मान के चल लेते हैं।
ठीक है ना, एन की वैल्यू 1, अगर एन फेरे हैं तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो माइनस का d∅2/dt लिखा जा सकता है ई को, यहाँ से मैं लिखूँगा d∅2/dt की वैल्यू ये, तो माइनस M21 di1/dt ये बनेगा। M21 क्या आ जाएगा, M21 इज इक्वल टू ई अपॉन माइनस का di1/dt ये आ जाएगा। वही इसको परिभाषित करना है, तो di1/dt को 1 मान लो, M21 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ई के इक्वल होगी। ठीक है, यदि एक कुंडली में, किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन 1 एम्पियर पर सेकंड है, तो दूसरी में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसका मान किसके बराबर होगा, उसका मान अन्योन्य प्रेरण गुणांक के समान होगा। तो ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं। एक तो हम किसी एक परिनालिका के लिए क्या निकालेंगे, स्वयं प्रेरण गुणांक निकालेंगे, और एक निकालेंगे हम दो परिनालिकाओं, दो समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालेंगे। ठीक है, यही वाला सिद्धांत है जिस पर कि ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर का जब भी आपसे सिद्धांत पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आंसर होगा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर वो कार्य करता है। ठीक है, बने रहिए वीडियो में, अभी और भी बाकी है। दो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दो क्या, एक है अभी तो उसके लिए तो नहीं, हम बात करेंगे किसकी, दो समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के उसके पूरे चांस हैं। इसको वीडियो को बेटा शेयर कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने अगर शेयर नहीं की है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे लास्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का, और इस चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है दो समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो दो समाक्षीय परिनालिकाएं हैं, मतलब उनका अक्ष एक ही है, उसको हम बोलते हैं समाक्षीय परिनालिकाएं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, करना मत भूलिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालेंगे हम दोनों के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहली परिनालिका में। अगर हम I1 धारा प्रवाहित कर रहे हैं, L उसकी लंबाई है और फेरों की संख्या है N1, कुल फेरों की संख्या है N1, और प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n1 है, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, उसके कारण जो उत्पन्न होगा वो चुंबकीय क्षेत्र होगा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, N1 और I1। गड़बड़ हो गई ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो म्यू नॉट NI नहीं आएगा, वो आना चाहिए B1, हाँ म्यू नॉट NI ही तो होगा। तो बेटा जो B1 आएगा वो आएगा म्यू नॉट N1 और I1। अगर उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, करंट कितना प्रवाहित हो रहा है, I1। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 होगी। N1 को लिखते हैं हम कुल फेरों की संख्या बटे लंबाई, मतलब L, तो ये N1 आएगा, म्यू नॉट N1 I1। ये चुंबकीय क्षेत्र है। और दूसरी परिनालिका में भी करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2। पहली में जब करंट हम इतना प्रवाहित करेंगे तो दूसरी में, जो दूसरी परिनालिका है उसका फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू BA, मतलब B1 मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र तो पहली का, और क्षेत्रफल किसका, दूसरी वाली का, B1A2, और कॉज थीटा या कॉज फाई लिखते हैं ना, फाई की वैल्यू 0 होगी, इसलिए फाई 2 कितना आ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स B1 की वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट N1 I1, और A2 कितना आएगा, इसका एरिया A लिख दूं, एरिया को A ही लिख देता हूं, चलो N1 I1 A,
और ये कॉस फाई, क्योंकि फाई की वैल्यू 0 है इसलिए कॉस फाई 1 हो जाएगा। तो ये आएगा म्यू नॉट n1 I1 इंटू ए, ये फाई 2 आएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसमें जो फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा, सॉरी वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है दूसरी का पहली के सापेक्ष। फॉर्मूला क्या कह रहा है, N2 फाई 2, इसमें फेरों कुल फ्लक्स कितना होगा, N2 फाई 2 होगा कुल फ्लक्स, और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I1, तो ये लिख दिया जाएगा I1। वैल्यू पुट करेंगे N2 और फाई 2 की वैल्यू ये म्यू नॉट N1 I1 A और अपॉन I1 टू I1 कैंसिल हो जाएगा। दूसरी का पहली के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरण गुणांक ये निकल कर आएगा म्यू नॉट, और N2 को क्या लिख सकते हैं, N2 को लिखा जा सकता है स्मॉल n2 इंटू एल, ठीक है। कुल फेरों की संख्या, दूसरी कुंडली में कुल फेरों की संख्या N2 इज इक्वल टू N2L, तो इसको N2L लिख दूँ, म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट रहेगा और N2 की जगह लिखा मैंने N2L, ठीक है, और ये आ जाएगा N1A, ठीक है। तो M21 कितना आएगा निकल कर, ये आएगा म्यू नॉट N1 N2L इंटू ए, ठीक है। M21 आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2L इंटू ए, कैपिटल ए। और M12 अगर इसी तरीके से निकालें हम, इसी प्रकार M12 केवल इतना सा चेंज आएगा, म्यू नॉट, कुछ चेंज नहीं आएगा, हाँ सेम रहेगा। M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2L A, ये आ जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करना मत भूलिएगा, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल ही रहेगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे इस वीडियो से। तो जितना हो सके हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट दीजिए, और सपोर्ट करने के लिए आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करोगे ये उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचेंगे ये जो वीडियोज़ हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनके बेनिफिट ले पाएंगे।